हेलो एवरीवन। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उसके प्रश्न अभ्यास भी हो चुके हैं। अब हम आपको तीसरा चैप्टर आज से पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको प्रेमचंद शुक्ल की 2 बैलों की कथा, उसके अलावा राहुल सांकृत्यायन जी की लासा की ओर, ये 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया है, हमारे कंप्लीट हो गए गद्य खंड के। अब आपका ये तीसरा चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, जो कि श्याम चरण दुबे जी का है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद यानी ये जो विज्ञापन के पीछे हम भागते हैं, उसके अनुसार हम अपने चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसी को लेखक ने इस अपने निबंध में दर्शाया है। तो आइए पहले लेखक के बारे में जानते हैं। इसके लेखक हैं श्याम चरण दुबे। श्याम चरण दुबे का जन्म 1922 यानी 1922 के में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ, 1996 में। तो ये आपने श्याम चरण दुबे जी के बारे में जाना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे, मतलब इन समाज वैज्ञानिकों में इनकी श्रेणी जो है बहुत ही अग्रणी है। इनका देहांत सन 1996 में हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। आइए इनकी कुछ कृतियों के बारे में जानते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सब इनकी हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, अर्थात कई यूनिवर्सिटियों में इन्होंने एक शिक्षक या प्रोफेसर का काम किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। इसके अलावा कई संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में ये मेन पदों पे, मुख्य पदों पे रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर इनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय है। जीवन के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति और परंपरा के प्रति जो ज्वलंत विषय होते हैं, उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं, उस विषय पर इन्होंने जो विश्लेषण किया और उसके लिए जो इन्होंने कई तरह की स्थापनाएं की, ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश के प्रति। भारत की जनजातियां और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित अनेक लेखों ने बहुत समुदाय का, बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। इनके जो लेख थे किस बारे में? भारत की जनजातियों के बारे में, ग्रामीण समुदायों के बारे में, इन पे आधारित, इन पे केंद्रित जो इनके लेख थे, इनके लेखों के द्वारा बहुत ही बड़े समुदाय का ध्यान इन समस्याओं पर केंद्रित हुआ। किन समस्याओं पर? जनजातियों की जो समस्याएं थी, ग्रामीण समुदायों की जो समस्याएं थी, इनके लेखों के माध्यम से बहुत बड़े जन समुदाय का ध्यान इन समस्याओं पर आकर्षित हुआ या केंद्रित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जो जटिल विचार होते हैं, जो कठिन, जो सहजता से सामान्य लोगों के समझ में नहीं आते हैं, उनको ये तर्कपूर्ण विश्लेषण करके, उनका जो तर्कपूर्ण होता है उसको डिटेल में, उसको तर्कपूर्ण ढंग से समझा करके उसका बहुत ही सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत करते थे, जिससे बहुत जटिल विचार भी जन सामान्य तक साधारण रूप में पहुंच जाता था। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, यह एक तरह का निबंध है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, किस तरह से हमारा समाज बाजार की गिरफ्त में आ रहा है। जो देखिए, बाजार के गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है यह निबंध। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण उसके पीछे भागते हैं, अर्थात हम चीज़ों की, वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते और हम विज्ञापनों की चमक दमक के अनुसार उसको लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस सामान में वाकई कितनी गुणवत्ता है।
हम उसके विज्ञापन उसका कितना पावरफुल है, कितने सशक्त ढंग से विज्ञापनों में उसके वर्णन किए जा रहे हैं, हम उसके पीछे भागते हैं। इसके अलावा जो संपन्न और अभिजन वर्ग है उसकी जीवन शैली जो प्रदर्शनपूर्ण यानी दिखावा से भरपूर है, दिखावा जो समाज में है, उसके पीछे सामान्य जीवन भी ललचाई निगाहों से देखता है। सामान्य लोग भी सोचते हैं कि हम भी ऐसी ही जीवन शैली को अपनाएं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये सिर्फ दिखावा है, इससे कुछ लाभ नहीं है और इससे हमारी सभ्यता का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। जो हमारे सभ्यता का विकास है उसमें इस तरह का दिखावापूर्ण जो रहन सहन है वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसे ये उपभोक्तावाद की ही देन है। ये दिखावेपूर्ण जीवन शैली या प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली जो है ये उपभोक्तावाद का दिया हुआ देन है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। इस दिखावा से क्या होगा, समाज में अशांति बढ़ेगी, लोगों का दिमाग उसके प्रति अस्थिर होगा कि हमारे पास ये नहीं है, हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, और इसके कारण विषमता भी बढ़ती है इस नाते, क्योंकि भेदभाव जो ये दिखावा है, दिखावे की वजह से ये समझ में आता है कि नहीं उनकी जीवन शैली ऐसी है, हम उनसे निम्न हैं, या वो निम्न स्तर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम बहुत हाई फाई लोग हैं, तो ये विषमता भी बढ़ेगी समाज में। तो ये लेखक का परिचय और इस पाठ का परिचय था। पाठ का सार मैंने आपको बताया कि लेखक क्या कहना चाह रहा है अपने इस निबंध में। यह चैप्टर आपका किस बारे में है, तो ये जो उत्पादनों का विज्ञापन होता है उसी को लेकर यह चैप्टर है। जो हम उत्पादनों का विज्ञापन देखते हैं उसी के अनुसार हम चीज़ें खरीदते हैं या उन्हीं को हम अच्छा मानते हैं जिसका विज्ञापन बहुत ही सशक्त होता है। तो ऐसा नहीं है, हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। उसी पे आधारित यह चैप्टर है श्यामचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आइए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। लेखक कह रहा है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली कौन सी है? नई जीवन शैली जो वर्चस्व यानी हमारे ऊपर हावी हो रही है वो कौन सी है? वह उपभोक्तावाद की संस्कृति है, उपभोक्तावाद वाली जीवन शैली है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और इस जीवन शैली के साथ क्या आ रहा है? एक नवीन जीवन दर्शन। हम जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं। वो क्या है? वह कौन सा दर्शन हम अपना रहे हैं? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर चल रहा है कि हर चीज़ का उत्पादन बढ़े, उसके लिए विज्ञापनों पे जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। अब यहाँ पे इन विज्ञापनों के माध्यम से सुख का मतलब ही बदल गया है। सुख किस चीज़ से है? इसके लिए आप जैसे यहाँ किस चीज़ में सुख दिखाया जा रहा है? कोई भी उत्पाद है उसका विज्ञापन में बताया है कि ये आपके सुखी जीवन के लिए है। ऐसा नहीं है, किसी वस्तु से हमारा जीवन सुखी नहीं होता है, लेकिन यहाँ सुख की व्याख्या किस चीज़ में है? वस्तुओं में है, उत्पादन में है। भोग ही सुख है। यहाँ उपभोग भोग ही सुख है। इस व्याख्या के अनुसार उपभोग को भोगना ही यानी उत्पादों को भोगना ही जीवन का सुख है, जो कि एक गलत बात है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। यह बदलाव बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में आया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक कहना चाह रहा है कि ये जो सूक्ष्म बदलाव आया है, आप सोचते हैं कि ये बहुत माइनर सा बदलाव है, इसके बजाय ये सामान ले लेते हैं, ये उत्पाद हमारे लिए है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये सामान का बदलाव नहीं है, उत्पाद का बदलाव नहीं है। जाने अनजाने आज के माहौल के अनुसार हमारा चरित्र भी बदल रहा है, हमारा चरित्र भी परिवर्तित हो रहा है। हम उसी माहौल में अपने आप को ढाल रहे हैं और हम उस उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। यानी
उस उत्पाद के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं। अपने अनुसार हम उत्पाद को नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि उस उत्पादन के अनुसार हम अपना जीवन ढाल रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। जो ऐशो आराम के सामान है उनसे मार्केट भरी पड़ी है, जो आपको लुभाने की जो जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। किसी भी चीज़ के विज्ञापन आते हैं, किसी भी वस्तुओं के, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, या जो भी इस तरह की सामग्री है हमको बहुत ही आराम देता है, तो क्या है, विलासिता की सामग्री है। हम आराम से रहें, बैठे रहें, सोए रहें और मशीनें काम करती रहें, और इस तरह का ये उत्पादनकर्ता का यही प्रयास होता है कि हम आपको कितना लुभा सकें। आप अपना पूरा जीवन का जो मेहनत है उसको हमारे उत्पाद को समर्पित करके उस उत्पाद के अनुसार से अपने जीवन को ढाल देंगे। ये उत्पादनकर्ता का ये सोच होता है, उसका ये प्रयास होता है। तो जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। ये सामग्रियाँ जिन्होंने उत्पादन किया है वो हमें लुभाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, उसी अनुसार विज्ञापन बनाते हैं जो हमको मोहित कर सकें, हमको लुभा सकें। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब देख लीजिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें रोज़ इस्तेमाल करनी है। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। आप टूथपेस्ट का विज्ञापन देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपके दांतों को बीमारियों से बचाता है, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। अब इस तरह का प्रचार आता है कि यह पेस्ट जो है आपके दांतों के लिए कितना लाभप्रद है, सुरक्षा प्रदान करता है। कोई कहते हैं इससे आपके मुंह से दुर्गंध हट जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू दिन भर आती रहेगी। किसी पेस्ट में मैजिक फार्मूला यानी जादू का फार्मूला दिखाया जाता है, कोई बबूल या नीम के गुणों से युक्त बताया जाता है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत वनस्पतियों से या खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो ऋषि मुनि हमारे प्रयोग करते थे उससे बना है। तो आप अब जिस भावना के वशीभूत होंगे उसी के प्रति आकर्षित होंगे, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। ये कौन दिखाता है? ये विज्ञापन द्वारा हमें दिखाया जाता है। मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब एक नई वस्तु आ गई मुंह को दुर्गंध से बचाने के लिए, माउथ वॉश। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। ये जो चीज़ें हैं आपने देखा, ये जो कि हमारी संस्कृति थी, हम दातून करते थे, उससे हम आगे बढ़े, हमने पेस्ट चुना, फिर उसके लिए ब्रश की आवश्यकता हुई, फिर ब्रश के बाद माउथ वॉश की आवश्यकता हुई। शायद और भी लंबी लिस्ट ये हो सकती है, लेकिन इतना ही क्यों काफ़ी हो गया। क्योंकि किस लिए काफ़ी हो गया? क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को लेना पसंद करते हैं जिनके ब्रांड का बहुत ऊंचा नाम होता है या जिनके विज्ञापन बहुत अधिक होते हैं। तो इसलिए हम इन्हीं चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, और इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं तो उतना ही काफ़ी हो जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, मेकअप के सामान होते हैं हमारे, उनकी जो भीड़ है, कितने प्रकार के आइटम होते हैं, तो हम खुद देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ऐसे ऐसे सौंदर्य प्रसाधन हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। जो भी उत्पादन थे पहले के, उसमें हर महीने में कुछ नया सम्मिलित होता जाता है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़, एक में दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। जैसे कोई साबुन आ गया कि ये हमारे जो एक्ट्रेस हैं
उनके सौंदर्य का रहस्य क्या है, वो तो मात्र यह साबुन ही है। आप ऐसे बहुत से प्रचार देखते होंगे किसी सोप का या सौंदर्य प्रसाधन का, कोई आपको दिन भर तरोताज़ा करता है, कोई जर्म से आपको छुटकारा दिलाता है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। उनका मनपसंद साबुन, एक्टर्स का मनपसंद साबुन आपको दिखाया जाता है। अब आपके जो फेवरेट कलाकार होंगे, आप सोचेंगे कि हम यही साबुन लें, मेरा फेवरेट कलाकार इस साबुन को लगाता है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। अब देखिए एक नया उत्पाद आ गया, आप गंगा जल से बना साबुन लीजिए जो आपको पूरी तरह पवित्र रखेगा। जो आध्यात्म की तरफ जिनका रुझान है या जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, आस्तिक लोग हैं, उनके लिए एक नया उत्पाद आ गया, शुद्ध गंगा जल से बना हुआ साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यहाँ देखिए उपभोक्तावाद में क्या दिखाया जा रहा है कि संभ्रांत महिलाओं की, यानी जो अच्छे घरानों की, जो पैसे वालों घरानों की महिलाएं हैं, उनके ड्रेसिंग पे 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री, कम से कम लेखक के अनुसार 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना एक मामूली सी बात है, बहुत छोटी बात है। यानी कि इससे बहुत ज़्यादा की सामग्री उनके पास हो सकती है। 30-35 हज़ार तो बहुत मामूली चीज़ है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, पेरिस से, यानी अब इस देश के परफ्यूम फीके पड़ गए, पेरिस से मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। खर्च भले ही होगा लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी कि अरे ये तो पेरिस का परफ्यूम लगाते हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। ये परफ्यूम जो होते हैं ये आपकी समाज में हैसियत बताते हैं, आपकी औकात बताते हैं कि अरे इतनी महंगे तो ये परफ्यूम लगाते हैं, तो इनकी औकात तो बहुत ज़्यादा होगी। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब ये तो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की बात हो गई, पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले पुरुष क्या करते थे, नहाते समय साबुन का इस्तेमाल, उसके बाद कोई तेल लगा लिया बॉडी में, हो गया काम। लेकिन अब क्या है, अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ नहीं, तेल से चल जाता था। आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। बाद में क्या हुआ, साबुन तेल के बाद आफ्टर सेव लोशन आ गया, कोलोन आ गया, ये सब इस्तेमाल होने लगे। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। अब क्या हुआ है, अब पुरुष भी महिलाओं से कहीं पीछे नहीं है, इनकी भी सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब ये सौंदर्य प्रसाधन, टूथब्रश छोड़ दीजिए, अब वस्तु और परिधान की दुनिया में आ जाइए। हमारे कपड़े वस्त्र जो हैं, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइनर परिधान बाजार में आ गए हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, यानी जो कपड़ों को डिजाइन करते हैं। अब वो नॉर्मल कपड़े पहनने वाली बात नहीं रही, डिजाइनर कपड़े चाहिए। डिजाइनर कपड़ों के लिए क्या है, बुटीक खुले हैं जो कपड़ों को डिजाइन करते हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं और खुद डिजाइनर वस्त्र, स्वयं ही बने बनाए डिजाइनर वस्त्र भी बाजार में मिलते हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। ये ट्रेंड में है इस समय, इनका चलन है इस समय, और ये बहुत महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। यानी जो हमने पिछले साल कपड़े खरीदे, परिधान खरीदे, वो पिछले वर्ष के ट्रेंड में था, पिछले वर्ष का फैशन था। इस साल जब हम उसको पहनेंगे तो ये शर्मनाक बात होगी कि हमारे पास तो, हम तो ओल्ड फैशन है, पुराने ज़माने के कपड़े पहन रहे हैं, पिछले साल के कपड़े पहन रहे हैं। इन्हीं बातों को लेखक ने देखकर चिंता जताई है, जो आपने को मैंने पहले बताया कि इस तरह से जो होता है फैशन के पीछे भागना, उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे भागना, ये हमारे सभ्यता के विकास के लिए शर्मनाक या चिंताजनक बात है। शर्म के बाद घड़ी पहले समय दिखलाती थी, उससे यदि यह काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। पहले घड़ी क्या थी, समय बताने का एक यंत्र मात्र। हम समय देखने के लिए घड़ी लेते थे।
अगर हमको इसी काम के लिए घड़ी चाहिए होगी तो कितने में मिलेगी? मुश्किल से 400-500 में हमें ऐसी घड़ी मिल जाएगी जो हमें राइट टाइम बताएगी, अच्छे से चलेगी, कुछ दिन चलेगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन घड़ी जिसका काम क्या है, सिर्फ टाइम बताना, लेकिन वो भी हमें कितनी चाहिए, अपनी हैसियत बतानी होगी कि वो लाख 1.5 लाख की हो, 50-60 हज़ार की हो, 70 हज़ार की हो, 80 हज़ार की हो, जिससे हमारे हैसियत का पता चले। अगर हम सस्ती घड़ी लगाएंगे तो समाज में, हमारे ग्रुप में हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बेइज्जती होगी, ऐसा हम सोचते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। हमें संगीत का सारे गामा पा कुछ भी न पता हो, लेकिन हमें म्यूजिक सिस्टम कैसा चाहिए, बहुत ही कीमती म्यूजिक सिस्टम हमें चाहिए होता है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति की देन है। ये सब विज्ञापनों का नतीजा है जो हम इनके पीछे भाग रहे हैं। एक दौड़ सी लगी है, उसके पीछे सभी अंधाधुंध भाग रहे हैं। कोई पीछे देखने वाला नहीं है कि इसमें हमारा हानि है या लाभ है, उसमें गुणवत्ता है या नहीं। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। जो म्यूजिक सिस्टम है महंगा बहुत है, लेकिन अगर हम उसे ठीक तरह से चला भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं। हमको नहीं आता म्यूजिक सिस्टम चलाना, हमें सुर का भी कोई ज्ञान नहीं है, हमें संगीत से भी कोई प्रेम नहीं है, लेकिन हमें वो महंगा वाला चाहिए, क्योंकि वो समाज में एक रिस्पेक्ट की बात है कि हमारे पास इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कंप्यूटर आजकल हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए और भी बिजनेसमैनों के लिए, बिजनेस का काम देखने के लिए, बहुत से कामों के लिए कंप्यूटर हमारे जीवन का, मोबाइल और कंप्यूटर एक अभिन्न अंग बन गया है, हमारी ज़रूरत की चीज़ बन गई है। लेकिन ऐसे लोगों की भी जिस समय लेखक ने ये निबंध लिखा, उस समय इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी कंप्यूटर की। उसके अनुसार लेखक ने लिखा है कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो महज दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए कि मेरे पास कंप्यूटर है, इसके लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। अब खाना तो ढाबे में भी मिल जाता है, नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी मिल जाता है और सामान्य होटलों में भी मिल जाता है, लेकिन हम किसे चुनेंगे अपनी हैसियत को दिखाने के लिए? 5 स्टार होटल्स को चुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, खाना कुछ अलग से नहीं होता है, खाना वही है जो हम खाते हैं, जिसको हम भोजन में अपने डेली ग्रहण करते हैं, वही खाना है। लेकिन ये दिखावा है, एक तरह का प्रदर्शन है कि हम तो 5 स्टार होटल में भोजन करके आ रहे हैं, या हम किसी को 5 स्टार होटल में इनवाइट करते हैं, वहाँ खिलाते हैं। तो ये सब एक तरह से प्रदर्शन की संस्कृति है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। इस अंधी दौड़ में हम आप सभी शामिल हैं जो इस प्रदर्शन में लगे हुए हैं कि नहीं, हम तो बहुत बड़े हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत VIP हैं, बहुत आधुनिक युग के इंसान हैं, बहुत मॉडर्न हैं। तो इसके पीछे भागते हुए लेखक का यही तात्पर्य है कि हम इस उपभोक्तावाद के पीछे भागते हुए, इन विज्ञापनों की चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं और हम चीज़ों की गुणवत्ता पर, अपनी संस्कृति पर विचार न करके उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। तो आज चैप्टर यहीं रोकते हैं और आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।